हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 1 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, इस लेक्चर में हम डेली 5 वर्ड्स लर्न करते हैं। ये लेक्चर आप सभी के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। ओके, सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो गाइज, आप सभी को क्या करना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है ताकि आप अपनी जिंदगी बदल सके वक्त रहते। ओके, आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज गाइज, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। ओके, इस लेक्चर में हम बहुत कुछ आज के टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड वेटनरी डे बीन रिसेंटली सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, 29 अप्रैल को मनाया गया है। ओके, विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटनरी डे प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पशुओं के रोगों से संबंधित दवाओं पर चर्चा करना तथा उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष की जो थीम रही है, तो पशु चिकित्सा दिवस की जो थीम है इस वर्ष की वो है पशु चिकित्सा व्यवसाय में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना इस वर्ष की थीम है। ओके, सो अब बात करेंगे हम सभी सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो स्पेस एजेंसी एक स्पेस एजेंसी है जिसने वैज्ञानिकों ने क्या किया, चंद्रमा का जो धूल है उसमें ऑक्सीजन को निकाला है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी हैव एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम मून डस्ट? तो गाइज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नासा। नासा ने ये कारनामा दिखाया है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से जो धूल है वहाँ की, उसमें ऑक्सीजन को निकाला है। नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा धूल से वैक्यूम वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल कर ली है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव कॉलोनियों के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता अंतरिक्ष यातायात के लिए प्रोपेलर के रूप में उपयोग किया जा सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, विमान यात्रा के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में चंद्रमा की जो धूल है उसमें ऑक्सीजन जो है वो निकाल खोजा है। कहाँ के वैज्ञानिकों की? नासा के वैज्ञानिकों ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइज, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच चुकी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड डेवलप्ड रिपोर्ट, द नंबर्स ऑफ migrants ग्लोबल हैज रीच्ड नाउ मैनी मिलियंस। तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 184 यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों की संख्या में 184 मिलियन तक पहुंच गई है, जो कि बात करेंगे यहाँ पे विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट की। तो ये याद रखने वाली बात है कि विश्व बैंक जो है वही प्रस्तुत करती है आपका विश्व विकास रिपोर्ट 2023। ठीक है, उसने पारित किया है विश्व बैंक ने। तो ये प्रवासी होते हैं, शरणार्थी होते हैं और समाज यानी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, माइग्रेंट, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज। ओके, तो इसमें 3 चीजों को कवर करते हैं, माइग्रेंट को, रिफ्यूजीज को और सोसाइटीज को प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय
40% तक की वृद्धि की तुलना में काम करने के लिए दूसरे देशों में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय 120% की वृद्धि हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो भारत के रहने वाले जो प्रवासी हैं उनकी 120% तक की वृद्धि होती है। ओके, आय की वृद्धि की बात करेंगे तो अमेरिका के प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में लगभग 500 की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में इसमें लगभग 300 की वृद्धि देखी गई है। वहीं वैश्विक प्रवासन और शरणार्थी का अवलोकन की बात करें तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितनी हो गई है? 184 मिलियन है, जो जनसंख्या का 2.3% है। इसमें 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। तो वैश्विक प्रवासन और शरणार्थियों का अवलोकन की बात करते हैं, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या 184 मिलियन हो गई है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 2.3% है। ओके, प्रवासी जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ये समझने वाली बात है। फर्स्ट जो होते हैं कुशल आर्थिक प्रवासी होते हैं, जो कि उदाहरण के लिए अमेरिका में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर तथा जीसीसी देशों के निर्माण कार्य से जुड़े हैं। पहले कौन होते हैं? जो कुशल आर्थिक प्रवासी होते हैं। सेकंड होते हैं सेकंड है यहाँ पे कौशल वाले शरणार्थी जिनकी मांग, जैसे तुर्कियों में सीरियाई उद्यमी, ठीक है। एंड जो थर्ड होते हैं वो होते हैं व्यवधि प्रवासी, यानी उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सीमा पर कुछ अकुशल प्रवासी हैं। और फोर्थ होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी जैसे कि बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो वो क्या है? शरणार्थी हैं। तो ये जो प्रवासी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे प्रेषण की। प्रेषण भारत और मेक्सिको, चीन और फिलीपींस सहित बड़ी प्रवासी आबादी वाले कुछ देशों में प्रवेशन में वृद्धि हुई है। तो प्रवेशन की जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस सहित प्रवासी बड़ी आबादी में इन सभी देशों में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 89,127 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में अब तक सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है। वहीं 2021 में कुल वैश्विक अनुमानित प्रेषण में 781 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वर्ष 2022 में कितना बढ़ गया है? 794 बिलियन डॉलर रुपए हो गए हैं। ओके, अमेरिकी डॉलर हो गए हैं। कामकाजी उम्र में वयस्कों में गिरावट, यानी आगामी कुछ दशकों में कई देशों में कामकाजी उम्र में वयस्कों के हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। ओके, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इको माइग्रेंट कितने हैं? इकोनॉमिक माइग्रेंट 17% है। वहीं जीसीसी में कितनी कंट्रीज आती हैं? 17% है। अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक माइग्रेंट अगर लो एंड मिड इकोनॉमिक की बात करें तो वहाँ 43 है, उसी में कितने हैं? 28 है इकोनॉमिक माइग्रेंट। वहीं रिफ्यूजी की बात करें तो इसी में ही 15% आते हैं, और रिफ्यूजी जो है 5% भी है यहाँ पे। एंड हाई इकोनॉमिक कंट्रीज की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक माइग्रेंट कितने हैं? तो 35% है। तो इस डेटा में यही आप सभी को बताया गया है। ओके, बिगेस्ट गेन फॉर द दिस इज हाइडिंग टू अस। तो यहाँ पे आपको कॉलम से भी बताया गया है, एक चार्ट से, कि कैसे कैसे यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है। तो रीज इन इनकम परसेंटेज ऑफ लो स्किल्ड वर्कर, कहाँ कहाँ पे कितने कम लो स्किल्ड वर्कर हैं। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि इंडिया में जीसीसी कितनी है? 181 है। वहीं इंडिया यूएई में कितने हैं? 298 है। इंडिया यूएसए की बात की जाए तो कितने हैं वहाँ पे होंगे 500 हैं। ओके, ऐसी बात की गई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश और मलेशिया में कितने हैं? 210 हैं। नेक्स्ट है फिलीपींस और कोरिया की बात की जाए तो 284 है। और तंजानिया और न्यूजीलैंड में 263 हैं। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो कहाँ पर है? इंडिया यूएसए की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बिगेस्ट गेन फॉर। ठीक है,
अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिसरा कांत दास जो बन गए हैं एयर इंडिया के सी यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मुख्य तकनीक अधिकारी बने हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें सिसिरा कांत दास, ठीक है। विमनन कंपनी विस्तार के वरिष्ठ कार्यकारी हैं सिसिरा कांत दास को एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी CTO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? रिसेंटली द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज इनकरेज्ड द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में कृषि मंत्री ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। अब बात करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सभी को पता होगा आप लोगों को, और उन्होंने कहा है कि देश के छोटे किसानों के लिए श्री अन्न की खेती बहुत फायदेमंद है, जो वर्ष आधारित होती है। कम उपजाऊ मिट्टी और कम पानी में श्री अन्न की खेती की जा सकती है। हमारे विविध जलवायु वाले देश में यह काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी सिंह तोमर ने दिल्ली हॉट यानी कि NCR INA में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है मिलेट्स का मतलब है यहाँ पे श्री अन्न और एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत की गई है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक टेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो recently who has introduced the world is the first robotic tech assistant? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि एमरिट्स का दुनिया का पहला रोबोट है जो कि असिस्टेंट पेश करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, हाल ही में थिन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर हैज द थिन स्नो फेस्टिवल 2023 बीन हेल्ड रिसेंटली? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर में। तो थिन स्नो फेस्टिवल 29 से 30 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में राफियाबाद में प्रशासन की तरफ से स्नो फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस बर्फ में फेस्टिवल में सैलानियों और स्थानीय लोगों का उत्सव देखने लायक है। इस स्नो फेस्टिवल में कलाकारों ने बर्फ की मोटी परत के जरिए अनेक तरह की कलाकृतियां बनाई हैं। और स्नो फेस्टिवल जो है इसका जो मकसद ही रखा गया है, ये स्नो फेस्टिवल कराया गया है ताकि यहाँ पे पर्यटनों की संख्या में बढ़ावा किया जा सके। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद कश्मीर घाटी में ये जो फिजा है ये खुशनुमा है, यानी कि यहाँ का वातावरण अब पहले के मुकाबले काफी सही है, इसलिए यहाँ पे स्नो फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है ताकि यहाँ पे लोग जो है पर्यटक बढ़े। स्नो फेस्टिवल में काफी भीड़ इकट्ठा हुई है और युवाओं की बड़ी तादाद ने भी भाग लिया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की, हाल ही में डॉक्टर एंड गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वह कौन थे? रिसेंटली डॉक्टर गोपाल कृष्णन पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ये कौन थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एंड गोपाल कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में किस राज्य में कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? रिसेंटली विच स्टेट कालसेर नेशनल पार्क अ टाइगर हैज बीन सीन आफ्टर 10 ईयर? गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 9th का ऑप्शन सी, यानी हरियाणा। तो कालसेर नेशनल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा में है, ये याद रखिएगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालसेर नेशनल पार्क में कैमरा ट्रम्प के कैद में बाघ की खोज के बाद वन्य जीव उत्साहित और संरक्षणवाद रोमांचित हो उठे हैं, क्योंकि हरियाणा में पहली बार कालसेर नेशनल पार्क में बाघ देखा गया है। 1 सदी से अधिक समय के बाद हुई इस दुर्लभ घटना
ने राज्य को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के वन और वन्य जीव मंत्री कंवर कंवरपाल ने बाघ के 2 तस्वीरें साझा की है और करते हुए कहा है कि 1931 के बाद पहली बार कालसे क्षेत्र में बाघ देखा गया है। बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10th क्वेश्चन। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनेंगी? Recently, India's female Rafale pilot Shivangi Singh has become a part of the Air Force team in the war game of which country? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी फ्रांस। फ्रांस में हो रहा है आपके वॉर गेम वायुसेना का, उसमें भारत की महिला है राफेल पायलट हैं शिवांगी सिंह, वो उसमें भागीदारी बनने जा रही हैं, भाग लेंगी। ओके, शिवांगी सिंह की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो शिवांगी सिंह जो है 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी। उन्होंने सेना के महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन किया था। राफेल उड़ाने से पहले शिवांगी ने मिग-21 बाइसन विमान उड़ाया था। शिवांगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। फ्रांस के कई देशों को ओरियन अभ्यास चल रहा है, जहां पे इसमें हिस्सा लेने वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का हिस्सा है शिवांगी सिंह। भारत ने देश के बाहर पहली बार राफेल विमान भेजा है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं शिवांगी सिंह जी को, ओके, जो कि फ्रांस में जा रही हैं ओरियन अभ्यास में। ठीक है, अब बात करेंगे हम सभी अपने फेवरेट सेशन की, जिसमें हम 5 वर्ड्स जो है हम डेली लर्न करते हैं गाइस। सो आप सभी के सामने जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे एंटिटी है। एंटिटी का मीनिंग होता है वास्तविक। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है? वास्तविक। एंड सेकेंड वर्ड है आप सभी के सामने मिस्टिक। मिस्टिक का मीनिंग समझ में आता होगा आपको, यानी कि रहस्यवादी। मिस्ट्री से समझ सकते हैं इसे। मिस्टिक यानी कि रहस्यवादी और मिस्ट्री। ठीक है, एंड थर्ड वर्ड है आज का लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है स्वाधीनता या स्वतंत्रता। लिबर्टी मीनिंग क्या होगा? स्वाधीनता या स्वतंत्रता बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने। फोर्थ वर्ड है स्निवलिंग। स्निवलिंग का मीनिंग होता है कठिनाई। स्निवलिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? कठिनाई। ओके, एंड आज का लास्ट वर्ड है आप सभी के सामने फ्यूटल। फ्यूटल की मीनिंग क्या होती है? व्यर्थ, बेकार। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप सभी को थैंक यू। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।